नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, आम धारणा है और हमारे आपके जीवन में अनुभव भी आता होगा कि बगैर शक्ति के किसी के कोई अगर शांति की बात करता है तो उसको कोई सुनता नहीं है। शांति की बात करने के लिए भी आपके पास शक्ति की आवश्यकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने आज यही बात थोड़ी विस्तार से कही है। अमेरिका ने अपने जो बंकर बस्टर बम हैं उस पर आगे चर्चा करूंगा। बंकर बस्टर बम क्या है, कैसे काम किया है। बंकर बस्टर बम से इजराइल के 3 महत्वपूर्ण परमाणु ठिकानों, न्यूक्लियर जो उनके संस्थान हैं, फोर्डो, नतांज और इस्फहान, उस पर हमले किए हैं। और भी गुआना से उसने मारा है, जहां से 6000 किलोमीटर लगभग ये दूर थे। हमले किए हैं और माना है कि तीनों को हमने नष्ट कर दिया है। उसी के पर बयान देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक पुरुष बता दिया और कहा कि उन्होंने जो काम किया है ऐतिहासिक है। हम और ट्रंप इस बात पर हमेशा चर्चा करते रहते हैं कि पहले शक्ति आती है फिर शांति आती है। बगैर शक्ति के शांति स्थापित नहीं हो सकती। अगर शक्ति नहीं है तो अशांति ही रहेगी। इसलिए शांति के लिए शक्ति की जरूरत है। अब आज की दुनिया को देखें और इजराइल की पृष्ठभूमि को देखें तो यह बात बिल्कुल सही लगती है। इजराइल के पास अगर शक्ति नहीं होती तो उसकी स्थापना के बाद से ही अरब के अनेक देशों ने उसको समाप्त करने की कोशिश की। उस पर 3-3 युद्ध लादे गए और बाकी नॉर्मली तो उसके विरुद्ध प्रतिदिन युद्ध होता रहा है। तो शक्ति के बदौलत ही इजराइल ने अपना अस्तित्व वहां बचाकर रखा। अस्तित्व बचाकर ही नहीं रखा है, उसने उस पूरे रेगिस्तान में एक अलग जीवन शैली, जीवन संस्कृति, अलग अर्थव्यवस्था विकसित की है। सुरक्षा प्रणाली की तो हम चर्चा करते ही हैं। रेगिस्तान में कृषि को इतना विकसित करना कि जिस कृषि के विकास की टेक्नोलॉजी को भारत अपनाए और दुनिया अपनाए, ये महत्वपूर्ण बात होती है। तो शक्ति की उनकी बात सही है। और इस समय अगर शक्ति नहीं हो, आज की दुनिया ऐसी है कि किसी भी कमज़ोर देश की क्या हालत होती है। अगर आज रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसको कमज़ोर मानकर, यह अलग बात है कि यूरोप और अमेरिका ने उसको इतनी मदद की कि रूस के लिए उसको पराजित करना कठिन हो रहा है। लेकिन आप इतिहास देखेंगे, दुनिया का कम से कम 1000-1200 वर्ष का जो इतिहास है वो आप देखेंगे कि वो शक्ति के ही विस्तार का इतिहास है। जिसके पास शक्ति है उसके पास ही संसाधन है, उसके पास ही दुनिया है, वही राज करता है, उसी की बात सुनी जाती है, वही दुनिया की नीति बनाता है। उसके पास उनकी गलत नीतियों को भी दुनिया को स्वीकार करना पड़ता है। तो अगर इस रूप में देखें तो आज की दुनिया का क्रूर सत्य यही है कि अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो आप नष्ट होने के लिए तैयार हो जाइए। शक्ति संपन्न के सामने उनकी शर्तें मानकर दुनिया में अपने अस्तित्व बचाए रखने के लिए तैयार हो जाइए। यानी आप अगर भौगोलिक रूप से, राजनीतिक रूप से गुलाम नहीं है, शक्ति नहीं है, तो अनेक प्रकार की गुलामी को स्वीकार करके आप जीवित रहिए। ये है आज की दुनिया का ये क्रूर सच। आज अगर अमेरिका के पास शक्ति नहीं होती तो क्या वो महाशक्ति कहलाता? दुनिया की एकमात्र महाशक्ति कहला रहा है। चीन ने भी इसी नक्शे कदम पर चलकर अपनी आर्थिक स्थिति ठीक की, अपनी सैन्य स्थिति मजबूत किया, अपने सैन्य स्थिति मजबूत करने के साथ साथ अपने दुनिया में अपने आर्थिक व्यापार का विस्तार किया और फिर अपने तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ाई और आज वो महाशक्ति कहलाता है और अमेरिका को किसी को चुनौती देने में वह सक्षम है। वह अगर कुछ बोलता है तो उसकी बात का महत्व होता है। उसको अगर चुनौती कहीं से मिलती है तो केवल भारत से मिलती है। लेकिन इसी भारत ने उस शक्ति को ठीक से नहीं समझा और उसके परिणाम हमको भुगतने पड़े कि हम 1948 में जब हमने शक्ति प्रदर्शित की, हम विजित हो रहे थे। जो कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना घुस गए थे कश्मीर में कब्जा करने, कुछ कबायली भी आए थे, उनको हम परास्त करते हुए वापस लौटा रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने शक्ति के प्रदर्शन से हमको थोड़ा ये हुआ कि भाई हमको शर्म महसूस होने लगी कि इस प्रकार से हम क्यों लड़ते हैं,
जो वो, और फिर हमने शांति की बात की और फिर हमने वो पाकिस्तान का कश्मीर का वो भाग गवा दिया, वो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है। ऐसे ही उदाहरण है। फिर हमने शक्ति को संचय करने की कोशिश नहीं है। 1962 में एक हमसे थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली देश चीन ने हमको पराजित कर दिया, लेकिन 1965 में थोड़ी सी हमने शक्ति दिखाई और हमारे जनरल हरबख्श सिंह पूरी सेना लेकर लाहौर पहुंच गए थे। अगर फिर शांति की बात नहीं होती तो लाहौर तक भारत का कब्जा होता। और सेना ने कह दिया था कि अब लाहौर में ही चाय पिएंगे, और संभव था कि पाक अधिकृत कश्मीर उस समय खाली हो चुका होता, लेकिन हमने फिर गंवा दिया। 1971 के युद्ध में आप देख रहे थे पाकिस्तान अपनी सैन्य बल से, जो अपनी उसकी शक्ति थी, उसकी क्रूर शक्तियों से वो बांग्ला भाषी लोगों को कुचल रहा था, हिंदुओं का कत्लेआम कर रहा था। फिर भारत ने शक्ति अर्जित की, ऐसा नहीं कि एकाएक, भारत ने शक्ति अर्जित की और फिर वहाँ हस्तक्षेप किया और पाकिस्तान पराजित हुआ है। लेकिन उसी शक्ति का हम विस्तार न करते हुए जो बातचीत में शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, हम भावुकता में आ गए और शिमला समझौते में जो कुछ प्राप्त हुआ था हम गंवा दिए। तो ये जो शक्ति है, जब जब हमने शक्ति दिखाई है, और आप जानते हैं कि भारत को कमज़ोर करने के लिए जब चीन ने नाथुला और सेजपाला दोनों जगह से कहा कि भारतीय सेना वापस जाएं, और सरकार की तरफ से आदेश हुआ और नाथुला से सेना वापस आ गई, लेकिन लेजपाले में हमारे यहाँ कुछ सैनिक जिद्दी थे, जो वहाँ कमांडर थे, उन्होंने कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने लड़ा, चीनियों को वापस किया, चीनी सैनिक मारे गए और 1962 के युद्ध का कुछ आंशिक बदला लिया है। तो ये होती है शक्ति। और गलवान में भी जिस ढंग से उसने अटैक किया था, हमारे सैनिकों ने शक्ति नहीं दिखाई होती। शुरू में हमारे देश में बहुत आवाज़ उठी, लेकिन पाकिस्तान को, चीन को भी स्वीकार करना पड़ा कि हमारी सेनाएं उस समय मारी गई हैं और उसके आधार पर वहाँ कार्रवाई भी हुई है। तो इसीलिए, और अब संपूर्ण दुनिया में आप देखेंगे कि शक्ति संपन्नता इस समय दुनिया में किसी के प्रभाव का, उसके सम्मान का आधार बन चुका है। इसको आप इस समय टाल नहीं सकते हैं। यह दुनिया के हित में नहीं है। इसके कारण ही, शक्ति के विस्तार के कारण ही दुनिया में इतने टकराव हुए हैं। लेकिन जो सच है वो सच है। 1000 वर्षों की दुनिया में एक दिन ऐसा नहीं रहा है कि विश्व में शांति स्थापित, कहीं न कहीं टकराव चलता रहा है। जिसके पास शक्ति नहीं है वो देश गुलाम हुआ है, पराजित हुआ है, कमजोर हुआ है, दूसरे की शर्तों पर जीने को मजबूर हुआ है। जिसके पास ताकत रही है उसका विस्तार हुआ है, वो जीवित रहा है, सशक्त हुआ है। ये दुनिया की असलियत है। तो अब इस शक्ति के बारे में जो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं, अब उनका अपना अनुभव जो यहूदियों का दुनिया में है, कि यहूदियों को तो उनके राष्ट्र से भी परे कर दिया गया था। जब इस्लाम का विस्तार हुआ, उसका आक्रमण हुआ, तो आप जानते हैं दोनों अब्राहमिक रिलीजन ही हैं और उसमें यहूदी उनके सबसे बड़े दुश्मन थे और उनको तो उनकी भूमि से बेदखल किया गया। लेकिन यहूदियों ने माना कि नहीं, हमको इसको छोड़ना नहीं है, हमको शक्ति अर्जित करनी है। तो उसको पहले तो स्मृति में रखना उस जगह को, कि नमस्कार और प्रणाम की जगह ऐसी बात बोलना जिसमें रहे कि भाई अगली बार यरूशलेम में मिलेंगे। और साथ ही साथ जो जहाँ है वो आर्थिक रूप से अपने को सक्षम बनाए, दुनिया के अनुसार शिक्षा अर्जित करे, जिस देश में है वहाँ स्वयं को प्रभावी बनाए और एक दूसरे से संपर्क में रहते हुए संगठित रहे। और उसी संगठन का विस्तार हुआ है कि आज जहाँ इजराइल है यरूशलेम के चारों ओर, उस जमीन को अलग अलग यहूदियों ने अपने लिए खरीदा है राष्ट्र बनाने के लिए। अगर उन्होंने शक्ति नहीं अर्जित की होती तो वो जगह उनको नहीं मिलती, और उस शक्ति के बदौलत ही आज वो जीवित रहे हैं। तो उनके लिए तो शक्ति नैतिक बात होती है क्योंकि उनके अस्तित्व पर खतरा है। लेकिन यही शक्ति अगर हम कहें अमेरिका के लिए या ईरान के लिए, तो भारत में शक्ति की परिभाषा यह है कि हम मानते हैं कि अग्रते सकलम शास्त्रे पृष्ठे सशरम धनु, कि हमारे पास आगे सकल शास्त्र हो, सारी नैतिकता हो, नीतियां हो, उसके साथ हमारे पास कसा हुआ धनुष हो। बिना नीति के शक्ति का कोई अर्थ नहीं है हमारे यहाँ। नीति के साथ शक्ति चलती रही है। इसलिए हमारे यहाँ युद्ध में एक नियम होते थे कि दुश्मन को भी कहाँ मारना है, जंघा के नीचे प्रहार करना है कि नहीं करना है, कितने समय तक युद्ध करना है। और भारत में युद्ध का नियम यही था कि शाम होते ही युद्ध लड़ने वाले दोनों ओर के सैनिक एक दूसरे से मिलते ही नहीं थे, घायलों की सेवा शुश्रूषा करते थे। एक ऐसी अद्भुत परंपरा भारत में थी। लेकिन इसी में हम मार भी खाए हैं कि दूसरी ओर ये नहीं जानते थे। तो अब इस समय
जो हमारी 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 है कि शक्ति के साथ नैतिकता हो, सज्जनता हो, व्यापक लक्ष्य हो, ब्रह्मांड का, मानवता का, विश्व के कल्याण का भाव हो, उसके लिए हम शक्ति अर्जित करते हैं। हम उस क्रूरता के लिए, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, किसी के शोषण के लिए, दमन के लिए, पराजित करने के लिए, किसी को कमजोर दिखाने के लिए, किसी को अपमानित करने के लिए शक्ति नहीं अर्जते हैं। दुनिया की नीति इससे भिन्न है। इजराइल के विरुद्ध जो अरब मुल्क है, उसमें कुछ मुल्कों ने जिन लक्ष्यों के लिए हम शक्ति नहीं अर्जित कर सकते थे, उन्हीं लक्ष्यों के लिए शक्ति अर्जित करने की कोशिश किया। हालांकि वो पराजित नहीं कर सके, उस पर युद्ध थोपे गए, इजराइल पराजित नहीं हुआ। कभी भी एक पक्षीय युद्ध समाप्त नहीं हुआ और समझौते में इजराइल को कभी बहुत कुछ गंवाना नहीं पड़ा और आज भी वो जीवित है। लेकिन ईरान अगर इस्लामिक क्रांति के बाद एक घोषित कर रहा है कि हमारे राष्ट्र का एक लक्ष्य, इस्लाम का एक लक्ष्य यहाँ से यहूदी राष्ट्र को समाप्त करना है, तो ये तो फिर ये तो शक्ति में नैतिकता और सज्जनता नहीं है, यही तो एक राक्षसी और दानवी प्रवृत्ति है शक्ति का। उस दानवी प्रवृत्ति को इस समय ईरान जो है चारों प्रदर्शित कर रहा था। और उसी दानवी प्रवृत्ति की तरह जो आधुनिक, जिनको दानव कहते हैं, हमास को पैदा किया एक उग्रवादी समूह को, तो हिजबुल्लाह को पैदा किया, तो हूतियों को पैदा किया, उनको हथियार दिए, उनको संसाधन दिए कि ये उग्रवादी समूह उस पर हमला करके नष्ट करें, जहां भी यहूदी हैं नष्ट करें। और इसी विचार से दुनिया में आतंकवाद, जो जिहादी आतंकवाद है, वो भी फैला है। उसमें ये नहीं है कि उसमें इराक की भूमिका, अलग अलग इस्लामी देशों ने इसी प्रकार से अपने यहाँ पैदा किया और उस शक्ति का परिणाम ये हुआ है कि दुनिया में आतंकवाद फैला और स्वयं इस्लामी मुल्क ही उससे परेशान है। तो इसलिए जो कुछ नेतान्याहू कह रहे हैं उसको ठीक से समझने की जरूरत है। अब अमेरिका ने जो अपनी शक्ति का विस्तार किया है, क्योंकि वो महाशक्ति है, उसके जो साथ के देश हैं, उस देशों की सुरक्षा के उसने जिम्मेवारी ले कि हम चौधरी, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, लेकिन उनको मजबूत नहीं होने देना है। पाकिस्तान परमाणु शक्ति है, लेकिन उसके जनरल को बुला के हम भोजन करा सकते हैं, लेकिन ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न नहीं होना चाहिए, इसलिए उसकी बात तो नहीं चलेगी। ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न नहीं होना चाहिए, ये विश्व की शांति के लिए आवश्यक है, एक नैतिक मांग है, क्योंकि वो कहता ही है कि जिस दिन परमाणु बम बन गया उस दिन इजराइल नष्ट हो जाएगा। वो पक्ष है, लेकिन आपको दूसरे पक्ष को भी दिखाना चाहिए। तो इसमें भारत की जो की भूमिका होगी कि उस शक्ति को कैसे, दुनिया की शक्ति को कैसे संजीवित करें। लेकिन आप स्वयं, अगर आपके पास शक्ति नहीं होगी, जैसे पाकिस्तान में घुसकर आपने 9 आतंकवादी केंद्रों पर हमले किए, उनको नष्ट किया, एक शक्ति का ये एक शक्ति का स्वाभाविक प्रदर्शन था कि अगर आप नहीं नष्ट करते तो वो आपको नष्ट करने के लिए तैयार थे। तो जो हमको मारने आएगा वहाँ तो हम सज्जनता बरतेंगे, वहाँ सब कुछ बढ़ता है, लेकिन वो भी मानवता की रक्षा के लिए ही होता है। तो आपने किया, उस शक्ति का परिणाम हुआ कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। पाकिस्तान आज डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित करने की बात कर रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब के प्रिंस का शुक्रगुजार कर रहा है कि उन्होंने हमारी शांति करा दी, अगर आप नहीं मारते तो पाकिस्तान इस अवस्था में नहीं आता। तो इसलिए हमको शक्ति को ये समझना है और इजराइल की कुछ नीतियों को हमको अपनाना भी है, लेकिन उस रूप में युद्ध नहीं हो कि अस्थायी दुश्मनी हो जाए शक्ति के आधार पर। शक्ति से संतुलन भी स्थापित होता है, शक्ति से साम्राज्य का विस्तार भी होता है, शक्ति से मनुष्य के अंदर सहनशीलता और गरिमा भी आती है, और शक्ति से अंदर हमारे यहाँ गुंडागर्दी, दादागिरी, धौंस जमाने का भाव भी आता है। तो इस समय दुनिया में धौंस और उसका भाव ज़्यादा है। लेकिन अब हम ये मान लें कि इस समय जो नेतान्याहू ने कहा है कि इस शक्ति से शांति स्थापित हो जाएगी अमेरिकी बमबारी से, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ईरान अंतिम आयतुल्लाह खामेनी, जो स्वयं को उनका अपने शासन को अल्लाह के बाद, वो धरती पर अपने को शासन को इस्लाम का ही मानते हैं कि अल्लाह के बाद तो फिर ईरान का ही शासन है, इस्लामी शासन। अब वो स्वयं को पराजय स्वीकार कर लेंगे और शांति के लिए घुटने टेकेंगे, ये अचानक संभव नहीं है। तो अभी बहुत कुछ करना होगा। और ईरान, अगर किसी प्रकार शांति होती भी है तो अस्थायी नहीं होगी कि न तो ये ईरान और बाकी कुछ देश इजराइल को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे, न इजराइल के मन में ये भाव पैदा होगा कि नहीं ये हमारे दोस्त हो गए हैं, इसलिए उस क्षेत्र में शांति की संभावना अभी दूर है। हो भी गई तो अस्थायी नहीं होगी। उसके लिए वास्तविक शक्ति चाहिए।
और नैतिकता से भी, शांति के भाव से अगर शक्ति का प्रदर्शन हो और पहल की जाए, कोई कुछ शक्तिशाली देश उस विचार से पहल करें लंबे समय तक और इनको शक्तिहीन करें जो राक्षसी प्रवृत्तियों से, दानवीय प्रवृत्तियों से शक्ति ले रहे हैं, तब जाके शांति स्थापित हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।